चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या पता करते हैं कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन दिया गया है पॉइंट्स में, जो भी आपके सामने जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन दिया गया है उस कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, तो हम किससे पता करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता करते हैं। पॉइंट समझिए बच्चों कि जो आपके सामने कोलाइडल सॉल्यूशन दिया गया, आपके दो टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है वो हम एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं इसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। अब पॉइंट समझना कि होता क्या है, यहाँ पे U2 जैसा है, यहाँ पे शेप दिख रहा है, इसके अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। बात समझ में आ रही, यहाँ पे आप इसको U2 का आपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या भर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन बात करें तो यहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। किसका इलेक्ट्रोड, आप प्लेटिनम का भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, किसी और का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस कोलाइडल सॉल्यूशन में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को आपने क्या किया, डिप कर दिया। पॉइंट को सुनना बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, पॉइंट सुनिएगा, दो चीज होंगी, एक होगा आपका डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। अब पॉइंट सुनना बच्चों, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड को ऐड कर दिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया। ये है हमारा पॉजिटिव पोल और ये हमारा नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को बोला गया एनोड और नेगेटिव पोल को बोला गया कैथोड। यदि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेज पॉजिटिव होगा, डिस्पर्स फेज आपका पॉजिटिव होगा तो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। यदि नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव साल और दूसरा आपका निगेटिव साल। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, फेरियम आयरन या फिर OH का होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉइंट सुनिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर होगा, प्लस चार्ज है तो किधर होगा, निगेटिव की तरफ आएगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ हो रहा है, मीन्स कैथोड की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपने लगा दिया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इस कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव साल दिया है, पॉजिटिव साल किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, मीन्स कैथोड की तरफ जाएगा। यदि कैथोड की तरफ हमारा पॉजिटिव साल जा रहा है, कैथोड की तरफ यदि पॉजिटिव साल जा रहा है तो इससे मतलब इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, मीन्स कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इस सॉल्व को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सॉल्व बोलते हैं। दूसरा आपने लिया आर्सेनिक सल्फाइड लिया। आर्सेनिक सल्फाइड में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव सॉल्व किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव साल है आर्सेनिक सल्फाइड, ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, मीन्स प्लस की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव साल किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव साल किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। यदि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कैथोड की तरफ जा रहा है, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है कैसा होगा, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। यदि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस की तरफ जा रहा है, मीन्स एनोड की तरफ जा रहा है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है कैसा है, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है डिस्पर्स फेज का होता है, यहाँ पे भी किसका मूवमेंट होता है, डिस्पर्स फेज का होता है। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोलाइडल सॉल्यूशन की चार्ज क्या है वो हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता करते हैं। इसका डिफिनीशन नोट कर लीजिए। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर सुनिएगा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, इसके अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। यदि पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है एनोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है एनोड की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, नोट करिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स एनोड। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या पता करते हैं कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन दिया गया है, कोलाइडल पार्टिकल जो दिया गया है उस पर चार्ज क्या है। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो एनोड की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा साल होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव होगा तो बेटा किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका मूवमेंट होता है? डिस्पर्स्ड फेज का होता है। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? डिस्पर्जन मीडियम का होता है। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव साल लिया गया है और यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड है। यदि यहाँ पे डिस्पर्स फेज हमारा पॉजिटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट किसका होता है? डिस्पर्जन मीडियम का। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा उस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो डिस्पर्जन मीडियम किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव साल में डिस्पर्जन मीडियम, तो ये पॉजिटिव साल है, इस पे प्लस है तो डिस्पर्जन मीडियम होगा, नेगेटिव साल होगा तो नेगेटिव साल किधर जाएगा? इधर जाएगा बेटा, प्लस की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आर्सेनिक सल्फाइड की बात करें तो नेगेटिव साल होगा, इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा क्या होगा? पॉजिटिव साल होगा। डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट किधर होगा? कैथोड की तरफ होगा। पॉइंट का समझ में आ रहा नहीं है? ये कैथोड होगा, ये आपका एनोड होगा। मींस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव होता है, आपका पॉजिटिव साल है, पॉजिटिव होगा तो प्लस इधर गया, नेगेटिव इधर आया। यदि यहाँ पे पॉजिटिव साल लिया गया तो डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिव होगा तो डिस्पर्जन मीडियम किधर जाएगा? नेगेटिव चार्ज है तो प्लस की तरफ जाएगा। आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव होगा, किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ वही डिफिनीशन लिखा गया है कि द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन पार्टिकल्स under the influence of electric field is called electroosmosis। मींस डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होता है कब? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मींस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? डिस्पर्जन मीडियम का होता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका होता है? डिस्पर्स फेज का होता है। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या आप समझिएगा कि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमारे स्टेबल के फॉर्म में है। कोलाइडल जो होता है हमारे स्टेबल के फॉर्म होता है। अब आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, पॉजिटिव किधर जाएगा? इस इलेक्ट्रोड प्लेट पे आएगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन, जो आगे आपको पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा? इस पे आके कोगुलेट हो जाएगा। मींस इस
इलेक्ट्रोड में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव साल है, नेगेटिव साल क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर आएगा, इधर आएगा, पॉजिटिव किधर आएगा, इधर आएगा, मीन्स इस इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा, कोऑगुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव साल आपने लिया, नेगेटिव साल पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑगुलेट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेसिपिटेट हो जाता है। इससे क्या बोलते हैं बेटा, कोऑगुलेशन बोलते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं कोऑगुलेशन के बारे में। इसको फटाफट नोट करिए, फिर अगला हेडिंग डालिए कोऑगुलेशन या फ्लूक्युलेशन के बारे में नोट करिए। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कोऑगुलेशन के बारे में। तो कोऑगुलेशन क्या होता है, या आप इसको कोऑगुलेशन बोल दीजिए, या तो आप इसको प्रेसिपिटेशन बोल दीजिए, बात समझ में, या तो इसको सस्पेंशन के तौर पे बोल दीजिए। तो कोऑगुलेशन में अभी मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद करिए, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका U2 था, ये प्लेट ए आपका इलेक्ट्रोड था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था, और ये आपका नेगेटिव पोल था, ये आपका पॉजिटिव पोल था। यदि आपने पॉजिटिव सॉल्व लिया था तो पॉजिटिव, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव सॉल्व क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस में, अब प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसी क्या बोलते हैं, कोऑगुलेशन। मीन्स कोलाइडल से सस्पेंशन बनना हमारा क्या कहलाता है, कोऑगुलेशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए वही डिफिनेशन लिखा गया है कि द चेंज ऑफ द कोलाइडल स्टेट, द चेंज ऑफ द कोलाइडल स्टेट टू सस्पेंशन स्टेट, सस्पेंशन मीन्स प्रेसिपिटेट, इज नोन एज कोऑगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे आपने पॉजिटिव सॉल्व लिया था, पॉजिटिव सॉल्व हमारे स्टेबल होता है, दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड आपने लिया था प्लेटिनम के, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस पे दिया, ये प्लस किधर जाएगा, इस नेगेटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मीन्स किसमें चेंज हो जाएगा, कोलाइडल किसमें चेंज हो गया, प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन में। इसी को बोलते हैं कोऑगुलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि द चेंज ऑफ द कोलाइडल स्टेट टू सस्पेंशन स्टेट, कोलाइडल से क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, समझ में आया, सस्पेंशन इज नोन एज कोऑगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही। यहाँ पे नोट करिए, द स्टेबिलिटी ऑफ द लाइफोबिक सॉल्व इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इस पे चार्ज होते हैं। बात समझ में आ रही। तो if charge is removed, the particles will come near to each other to form coagulate। बात समझ में आ रही है। इसे क्या बोलते हैं, कोagulate बोलते हैं। तो ओवरऑल आपका डिफिनेशन यही होगा कि कोलाइडल स्टेट से सस्पेंशन स्टेट में जो चेंजिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, कोagulation बोलते हैं। मीन्स कोलाइडल हमारा किसमें चेंज हो जाए, सस्पेंशन स्टेट में चला जाए, उसे क्या बोलते हैं, कोagulation बोलते हैं। अब कोagulation ऑफ लायोफोबिक सॉल्व, ठीक इसके लिए कोagulation मैंने बताया था कि लायोफिलिक में कोagulation कम होता है, लायोफोबिक में कोagulation ज़्यादा होता है। तो लायोफोबिक में कोagulation की बात करें, जैसे कौन कौन से मेथड होते हैं जहाँ पर आप कोagulation पढ़ते हैं। तो कोagulation ऑफ लायोफोबिक सॉल्व पहला होता है बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाएंगे बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, यदि आपको हार्डे सूजी रूल पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा। पहला जो मेथड मैंने बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला मेथड मैंने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप देख रहे थे वहाँ पे कोagulation हो रहा था, मीन्स प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो कोagulation ऑफ लायोफोबिक सॉल्व में पहला था इट कैन बी कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला था इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सेकेंड बात करें बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा कोagulation होता जाएगा, आगे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा बात करेंगे बाई मिक्सिंग अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड्स।
बाय मिक्सिंग अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। और थर्ड अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट। एक 2-3 मेथड है जिससे आप कोआगुलेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कोआगुलेशन आप एग्जाम पूछा जाता है कोआगुलेशन क्या है, तो आपको डिफिनीशन बताना है किस किस मेथड से आप कोआगुलेशन कर सकते हैं। तो पहला बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा होगा बाय बॉइलिंग, तीसरा हम बात करेंगे एडिंग ऑफ दी अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ रही? तो इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों हार्डेस्ट सोल्यूट रूल के बारे में। तो आप कोआगुलेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे हार्डेस्ट सोल्यूट रूल। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और गोल्ड नंबर आपके सिलेबस हटा दिया गया, गोल्ड नंबर सिलेबस में है नहीं। इमल्सन भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो जो लास्ट टॉपिक होगा आपका हार्डेस्ट सोल्यूट रूल होगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर अगले हेडिंग की बात करेंगे हार्डेस्ट सोल्यूट रूल। चलिए अब आज हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक पे हार्डेस्ट सोल्यूट रूल्स क्या होता है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। हार्डेस्ट सोल्यूट रूल से हम किसी भी कोई भी कोलाइडल पार्टिकल दिया गया है, कोलाइडल पार्टिकल क्या इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करिए, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कोआगुलेट हो जाता है, मीन्स क्या होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कोआगुलेशन मैंने बताया था बाई एड कोआगुलेशन मतलब क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट जम जाता है, इसे क्या बोलते हैं कोआगुलेशन बोलते हैं। इसके डिफरेंट मेथड से आप कोआगुलेशन पढ़े थे। पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, दूसरा होता है बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हम बात करें बाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़े हैं, ये सारी चीज़ों को आप कोआगुलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हार्डेस्ट सोल्यूट रूल, तो हार्डेस्ट सोल्यूट रूल ने क्या बताया इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिया, कोलाइडल सोल्यूशन लिया। कोलाइडल सोल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया है। जब कोलाइडल सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा प्रेसिपिटेट हो जाता है, जब वहाँ पे कोआगुलेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब कोआगुलेशन किसमें ज़्यादा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया, पॉइंट को सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हार्डेस्ट सोल्यूशन ने क्या बताया कि कोलाइडल सोल्यूशन उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाला तो हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा कोआगुलेट हो गया। तो कोआगुलेशन किसमें ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन आपने क्या लिया, पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन लिया। अब पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन लिया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट लिया। कितने ml के थे, 100 ml के थे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट लिया, ए था ए था बी और ए था सी। KBr, K2SO4, K4Fe6। कोलाइडल सोल्यूशन आपने फिक्स रखा, इलेक्ट्रोलाइट आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपने KBr इसमें ऐड किया, कोआगुलेट हो गया। K2SO4 को ऐड किया, कोआगुलेट हो गया। और K4Fe4 को जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे कोआगुलेशन हो गया। 100 ml का आपने कोलाइडल सोल्यूशन लिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया, KBr डालेंगे तब भी कोआगुलेशन होगा, K2SO4 भी डालेंगे तो कोआगुलेशन होगा, K4Fe भी डालेंगे तो कोआगुलेशन होगा। अब पूछा जाता है कि कोआगुलेशन किसमें ज़्यादा होगा। पॉइंट सुनिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जितना कम अमाउंट डालते हैं उसकी कोआगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा गया है कि द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स which is required to coagulate a definite amount of the colloidal solution। पॉइंट सुनना, यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन आपने 100 ml आपने रख दिया, कितना मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें ऐड करें कि यहाँ पे इसका क्या हो जाए कोआगुलेशन हो जाए। जितना कम अमाउंट चाहिए, जितना कम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए उसकी कोआगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। पॉइंट उसमें द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए, विच इज रिक्वायर्ड टू कोआगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब 100 ml में कोलाइडल सोल्यूशन लिया गया है,
डिपेंड्स ऑन द बैलेंसिंग ऑफ द कोऑगुलेटिंग आयंस। मींस जो यहाँ पे कोऑगुलेशन होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंसिंग ऑफ कोऑगुलेटिंग आयंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं केटायन K+, ये पॉजिटिव साल है, इसको कोऑगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोलाइट्स करेगा। ये पॉजिटिव साल है, इसको कोऑगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव वाला। मींस अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeCN6 4- K2SO4 की बात करें तो यहाँ पे सल्फेट माइनस और यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस। तो जितना कम अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। यदि पॉजिटिव साल दिया गया है तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां पे नेगेटिव वाला, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना तेजी से इसको कोऑगुलेट करेगा। मींस यहाँ पे मिनिमम अमाउंट चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which is required to the coagulate a different amount of the colloidal solution, समझ में आ रहा, depends on the balancing of the coagulating ions। इस colloidal solution को कौन coagulate कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंसिंग ऑफ coagulating ions। ये पॉजिटिव साल है, यहाँ पे K+ आएगा सब पे, तो किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंसिंग ऑफ coagulating ions। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोऑगुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा ग्रेटर इज द बैलेंसिंग ऑफ द कोऑगुलेटिंग आयंस, ग्रेटर इज द कोऑगुलेशन। मींस कोऑगुलेटिंग आयंस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडल सॉल्यूशन दिया गया है तो आपका जो कोऑगुलेटिंग आयन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव सॉल्व के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चेक करेंगे, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा इसको कोऑगुलेट करेगा। मींस इसको कोऑगुलेट करने के लिए सबसे कम अमाउंट यहाँ पे चाहिए। मींस मिनिमम अमाउंट चाहिए किसमें, K4 या फिर CN6, और मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे चाहिए, Kbr। मींस इसको कोऑगुलेट करने के लिए कम से कम अमाउंट चाहिए, इसको कोऑगुलेट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। मींस कोऑगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, K4 या फिर CN6 का होगा, फिर K2SO4 का होगा, फिर क्या Kbr का होगा। बात समझ में आ रही है। डेफिनेशन समझिए कि आपका कोलाइडल साल है या पॉजिटिव साल है, जिसको कोऑगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Kbr, K2SO4, K4 या FeCN, K+, Br माइनस, S4 माइनस या फिर CN4 माइनस। जितना मिनिमम अमाउंट चाहिए कोऑगुलेटिंग इसको कोऑगुलेट करने के लिए उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। भाई इसको कोऑगुलेट करना है, इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो जितने कम से कम इसको कर देगा भाई उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। समझने की कोशिश करना है। अगर इसको आप कोऑगुलेट करना है या प्रेसिपिटेट करना है, किसी समझने की कोशिश करना है, तो जितना कम अमाउंट में उसको प्रेसिपिटेट कर दे रहा है उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? या आप समझिए कोई टीचर जितने कम सेंटेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे उसकी टीचिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो जो कोऑगुलेटिंग पावर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बैलेंसिंग पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कोऑगुलेटिंग पावर किसका होगा, इसके रिस्पेक्ट में पहला C, फिर B, फिर A। तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि यही ऑर्डर सूडोरोल ने बताया। द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू द कोऑगुलेट ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस डिपेंड्स अपॉन द बैलेंसिंग ऑफ द कोऑगुलेटिंग आयन। उन्होंने यही बताया कि जो कोऑगुलेशन होता है वो कोऑगुलेटिंग आयन की बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। फिर बताया ग्रेटर द बैलेंसिंग ऑफ द कोऑगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज द कोऑगुलेशन। जितना ज़्यादा कोऑगुलेटिंग आयन पे चार्ज होगा उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ लिखा गया है, देखिए फॉर पॉजिटिव साल, यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया फिर ओएच को द कोऑगुलेटिंग पावर ऑफ द डिफरेंट एनायन इज, सबसे ज़्यादा किसका होगा, FeCN6 4 माइनस, SO4 माइनस, Br माइनस। या यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए Br माइनस, फिर यहाँ पे लिखिए सल्फेट 2 माइनस, फिर यहाँ पे फास्फेट 3 माइनस, फिर यहाँ पे FeCN6 4 माइनस। देखिए पॉजिटिव सॉल्व के लिए
जो कोऑगुलेटिंग फॉर द पॉजिटिव साइड FeOH कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया है। द कोऑगुलेटिंग पावर ऑफ द डिफरेंट एनायन इज Br माइनस, सल्फेट माइनस, फास्फेट माइनस, FeCl4 माइनस, FeCl6 4 माइनस, FeCl6 4 माइनस, FeCl6 4 माइनस। लास्ट में आज नीचे लिखा गया फॉर निगेटिव सॉल्ट। जैसे आप देखिए निगेटिव सॉल्ट लिया गया आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव सॉल्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन 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 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na+, यहाँ क्या बनेगा Mg2+, और यहाँ पे क्या बनेगा Al3+। यहाँ पे नेगेटिव सॉल्ट लिया गया एक डिफिनिट अमाउंट, मैंने मान लिया 100 ml। NaCl भी कोऑगुलेट करेगा, MgCl2 भी कोऑगुलेट करेगा, AlCl3 भी कोऑगुलेट करेगा। लेकिन कोऑगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पे 3 कोऑगुलेटिंग आयन दिए गए हैं Al3+, Mg2+, Na+, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा। तो आर्सेनिक सल्फाइड को सबसे ज्यादा कोऑगुलेट कौन करेगा? AlCl3। मींस कोऑगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? AlCl3, फिर MgCl2, फिर NaCl। मींस Al पे 3 चार्ज, Mg2 चार्ज, Na पे प्लस चार्ज। तो यहाँ देखिए फॉर नेगेटिव सॉल्ट the coagulating power of the different cation is Na+, Mg2+, Al3+ होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको नोट करिए, आगे समझने की कोशिश करना। नोट कर लिए होंगे यहाँ पे, चलिए इधर मिटा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए फिर आप नोट करिए। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्ट दिया गया है या फिर OH का फोर्थराइट पॉजिटिव, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए NaF, NaCl, NaBr, NaI। ये पॉजिटिव सॉल्ट है, इसको कोऑगुलेट कौन है? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अभी तक मैंने बताया जो कोऑगुलेटिंग पावर होता है वैलेंसी को डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे तो वैलेंसी बेटा कॉमन है, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। तो यहाँ पे कोऑगुलेटिंग पावर यदि वैलेंसी सेम है तो जो कोऑगुलेटिंग होगा वो डिपेंड करेगा साइज। जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा कोऑगुलेट करेगा। यहाँ पे कोऑगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। चलिए अगला जो एग्जांपल लिया गया आर्सेनिक सल्फाइड। यहाँ पे लिया गया है MgCl2, कैल्शियम Cl2, स्ट्रांसियम Cl2। एक ऐसा सॉल्ट होगा आपका नेगेटिव सॉल्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है? Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रांसियम 2+। यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं सेम है, तो उस केस में क्या देखें? साइज किसकी छोटी है? मैग्नीशियम साइज स्मॉल होता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम। तो कोऑगुलेटिंग पावर क्या होगा? इसको 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 > 2 > 3। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, कोऑगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या कोऑगुलेशन वैल्यू। पहले डेफिनेशन नोट करिए। द मिनिमम कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट इन टर्म ऑफ मिलीमोल। द मिनिमम कंसंट्रेशन ब्रैकेट में इन टर्म ऑफ मिलीमोल ब्रैकेट 1
of electrolytes required to coagulate 1 liter solution. 1 liter solution मीन्स 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है उसी बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मिलीमोल, ब्रैकेट में लिख लीजिए मिलीमोल, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, पूछा जाएगा मिलीमोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड टू कोagulate 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन। 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन है यहाँ पे, कितना लीटर है? 1 लीटर। यहाँ पे आपने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें मिलीमोल। इस कोलाइडल सोल्यूशन को कोagulate करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायर्ड पड़ती है उसी बोलते हैं कोagulation वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं। इस तरह बेटा आपका सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग मान लीजिए, पेपर सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस तरह आपका सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आज के इतना है बच्चों, थैंक यू। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए और एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिए और 10 ईयर्स के भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए एंड सैम्पल पेपर ले लीजिए, उसको आप लोग सॉल्व करिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू। आपको